बेटा दिन की शुरुआत आज हम करेंगे भौतिक विज्ञान के कक्षा 12 के आपकी क्लास के चैप्टर 1 के लेक्चर आज लेक्चर नंबर 4 के साथ में आप शुरुआत करेंगे। आज हम आप सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सुबह सुबह उठकर पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है बेटा। तो हम समय को ख़राब ना करते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। कल तक हमने क्या पढ़ा था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं, वैद्युतावेश के बारे में पढ़ चुके हैं। जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था उस कूलाम के नियम को का एक सदिश रूप अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। अब हम आज के सेशन में शुरुआत करेंगे कूलाम के नियम के सदिश रूप की। उसके बाद हमको अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़ना है। स्लाइड 8 है। देखिए आज का जो हेडिंग है वो है कूलाम के नियम का सदिश रूप। नियम का सदिश रूप। इसमें एक डायग्राम बना लेते हैं हम। देखिए एक डायग्राम बनाएंगे। इसको एक्स अक्ष मानेंगे, इसको वाई अक्ष मानेंगे, इसको जेड अक्ष मानेंगे। आपने इस डायग्राफ में बेटा यहाँ पे क्या मानना है? मूल बिंदु ओ लेना है जिसमें एक ये निर्देश फ्रेम हुआ। तो यहाँ पे एक बिंदु आप आवेश Q1 मान लीजिए, एक आवेश Q2 मान लीजिए। दोनों को आप एक साथ मिलाइए और यहाँ से आप इस प्रकार से इनकी डिस्टेंस कवर कीजिए। तो यहाँ पर और यहाँ पर दो बल कार्य करेंगे। एक बल होगा आपका F12 वेक्टर और एक होगा F21 वेक्टर। और मूल बिंदु से इनकी जो डायरेक्शन होगी R1 वेक्टर और ये कितनी होगी R2 वेक्टर। यानी कि बिंदु Q1 का Q2 के सापेक्ष जो है जो बल लग रहा है Q1 पर वो F12 है और Q2 पर जो है Q1 के सापेक्ष जो लगने वाला बल है वो F21 है। आप इस चित्र को समझिए। उसके पश्चात हम आगे की प्रक्रिया में हमने क्या लिखा है बेटा? दो Q1 और Q2 दो क्या है? निर्देश फ्रेम हैं। Q1 और Q2 दो क्या हैं? निर्देश फ्रेम में स्थित हैं दो आवेश। तो क्या एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे हम, एक एक टॉपिक के सहारे हमें आगे बढ़ना है। माना दो देखिए हेडिंग ली थी हमने स्लाइड। माना दो
स्थिर बिंदु आवेश, ध्यान दें, माना दो स्थिर बिंदु आवेश कौन कौन से हैं? Q1 व Q2 हैं। क्या है? Q1 व Q2 व Q2। एक निर्देश फ्रेम में स्थिर है। तथा उसके मूल बिंदु जो O है, इसके सापेक्ष स्थिति सदिश जो है, तथा उसके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। आपने लिखा, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक निर्देश फ्रेम में स्थित हैं तथा उसके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 व R2 है। देखिए, यदि Q1 का Q2 के सापेक्ष हम मान लें, यहां से क्या माने? यदि Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश, किसका? Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने R12 वेक्टर माना तथा Q2 का, इसका विपरीत करना है, Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R21 वेक्टर है। इतना कर सकते हैं आप कि माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, एक निर्देश फ्रेम में स्थित है तथा उसके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 व R2 है। यदि Q1 व Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना माना आपने? R12, यानी कि, और Q2 का Q1 के सापेक्ष कितना होगा? R21, यानी कि कंपेयर कर रहे हैं हम कितने की? R21 की। ऐसी कंडीशन में कक्षा 11 में हम वेक्टर विश्लेषण के चैप्टर में पढ़ते हैं, एक फॉर्मेट निकल के आता है। जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, सापेक्षता की बात करते हैं, तो R12 वेक्टर को हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर सापेक्षता में, और हम इसी प्रकार R21 को लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, उसके बाद नोट कर लीजिए यहाँ की स्लाइड, आप सभी नोट, जो बच्चे हैंड टू हैंड नोट करना चाह रहे हैं नोट कर लीजिए। देखिए, इसी में ले लेता हूँ मैं तो। यदि R12 व R21
का R12 व R21 का एकांक सदिश R12 कैप तथा R21 कैप है। मेरी एक बात ध्यान रखना, कभी ऐसी कंडीशन हो जब हम एकांक सदिश निकालते थे तो वहाँ पर हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं 1-2 का एकांक सदिश निकालना है तो R12 वेक्टर लिखते हैं, फिर उसका क्या लिखते हैं, मोड लिखते हैं। मोड में आपने पढ़ा है और मोड में आपने पढ़ा है R12 का एकांक निकालने के लिए R12 वेक्टर तो आप सही लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से मोड हटाते हैं तो R12 क्या हो जाता है, यहाँ से यानी इसका वेक्टर हट जाता है। इसी प्रकार बात करेंगे हम, इसी प्रकार R21 की 21 कैप की बात करेंगे। R21 एक का एकांक भी इसी की तर्ज के अनुसार R21 वेक्टर हो जाएगा अपॉन R12 हो जाएगा, क्योंकि 21 या 12 परिमाण में वैल्यू का मान एक ही रहता है, ये चेंजिंग नहीं होता। क्या दोनों से इक्वेशन आपको दिखाई दे रही हैं? ये क्या है, एकांक सदिश है। अब Q1 का Q2 के सापेक्ष जो लगने वाला जो बल है उस पर बात करेंगे। देखिए, तब आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, अभी मैंने चित्र में बात करी थी, कितना था, F12 था, कितना था, F12, वो भी वेक्टर पोजीशन में था। फॉर्मूला आपने पढ़ा है बल का 1/4πε0 है। K की इच्छा हो तो आप ले लीजिए, अन्यथा नहीं। Q1 Q2 ओवर R12 स्क्वायर इंटू R12 एकांक सदिश। क्यों? एकांक सदिश की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा हो कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे क्या कहते हैं, हम एकांक सदिश बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दें, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R12 स्क्वायर। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देकर चलेंगे, R12 जो एकांक है, क्या एकांक सदिश का कोई वैल्यू निकाली है? अभी हमने निकाली है, देखिए क्या निकाली है, R12 वेक्टर ओवर R12 वैल्यू निकाली है। तो यहाँ से F12 वेक्टर की बात करेंगे, ध्यान दें 1/4πε0 के साथ Q1 Q2 ओवर R1 स्क्वायर। 2 घात ये हैं, 1 की घात ये कितनी हो जाएंगी, 3 घात। तो यहाँ से कितना बचेगा, वेक्टर। और इसके बस नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, देखिए F12 वेक्टर की बात कर रहे हैं, 1/4πε0 की बात कर रहे हैं, Q1 Q2 के कारण Q1 पर जो लगा बल था F12 था, जिसमें R12 का स्क्वायर
इंटू जो आपका यहाँ पे वेक्टर है R12, उसे हमने लिखा था R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। एक बात बताएं आप, यदि Q1 पर Q2 के कारण जो लगा बल F12 है, तो फेरबदल में कहीं यहाँ पर तो इंटरचेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इंटरचेंज था। कितना? इसी प्रकार लिख सकते हैं Q2 पर Q1 के कारण लगा बल कितना है? F21 है। कितना हो जाएगा? 1/4πε0 हो जाएगा। Q1 Q2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 की घात यहाँ से कितनी हो जाएगी? 3। और यहाँ पे कितना था? आपका R12 था, तो लेकिन यहाँ पर कितना रहेगा? 21। और 21 को आप लिख सकते हैं यहाँ से R12 क्यूब, यहाँ से लिखेंगे R21 को R2 वेक्टर R1 वेक्टर। एक बात बताएं, F21 में आपने एक तो कंपेयर इसकी इक्वेशन 1 के रूप में कंपेयर कीजिए, इसकी इक्वेशन 2 के रूप में कंपेयर कीजिए। अगर मैं यहां से माइनस बाहर ले लेता हूं तो ध्यान दें, तो कितना हो जाएगा? Q1 Q2 ओवर R12 की घात 3 हो जाएगी। जब माइनस मैंने बाहर लिया तो इसमें इंटरचेंज होगा। कितना? माइनस का तो क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। इसको माने आप समीकरण नंबर 2। अब आप दोनों समीकरण की कंपेयर कीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 व 2 पर जाइए आप। वहां पर क्या देख रहे हैं कि 1 2 2 1 सेम, टोटल पोर्शन सेम है, मात्र फर्क किस चीज का? माइनस का। अगर मैं इसके टोटल के स्थान पे F12 लिख दूं तो भी बात यही होगी। क्या लिख सकता हूं? F21 वेक्टर माइनस, बराबर करेंगे माइनस F12 वेक्टर। एक तो हमारे पास ये प्राप्त होगा, और एक क्या प्राप्त होगा? देखिए क्या प्राप्त हुआ। एक तो प्राप्त हुआ F21 की बात कर रहे थे ना, F21 वेक्टर बराबर प्राप्त हुआ F12 वेक्टर, जिसे लिख सकते हैं F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर। यही क्या है? कूलाम के नियम का सदिश रूप है। यही क्या बेटा? कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है। लाइव देख लेते हैं कौन कौन है।
सारे देखिए, ध्यान दें। नोट, अधिकांश बच्चे लाइव ही रहा करो, किसी प्रकार की रिकॉर्डेड क्लास लेने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि टाइम की पाबंदी बनना सीखिए। लेकिन नोट में एक बात का ध्यान रखना कि धन आवेश धनावेश व ऋणावेश की संकल्पना अर्थात समान व विपरीत प्रकार के समान व विपरीत प्रकार के आवेशों की संकल्पना एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी। व्यापक रूप से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी। ठीक है, दी है। ये बात ध्यान रखना कि धनावेश और ऋणावेश की संकल्पना किसने की थी? वो की थी आपने, एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने धनावेश और ऋणावेश। दूसरी मुख्य बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि कूलाम के नियम का सदिश रूप न्यूटन के तृतीय नियम के समान है। कि कूलाम के नियम का सदिश रूप न्यूटन के तृतीय नियम के समान है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत की। इसकी बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या? अध्यारोपण के सिद्धांत में एक आवेश पर कई सारे बल यदि कार्य करेंगे तो उनका जो परिणामी बल होगा अन्य आवेशों पर लगने वाले कूलाम बल के बराबर होता है, यानी कि कूलाम बल के सदिश योग के बराबर होता है। मान लो कोई बेटा एक सिस्टम है, कोई, मैंने हेडिंग ले लेता हूं का सिद्धांत। देखिए, इस
इस सिद्धांत के अनुसार क्या माना एक निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है। देखिए, एक आवेश है Q1 और ये कई आवेशों से मिलकर बना है। तो यहां Q1 आवेश है, क्या है Q1, आवेश Q2 है, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, इसी प्रकार Qn। अनेक प्रकार के आवेश हो सकते हैं। क्या कहेंगे, इस सिद्धांत को ध्यान रखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, आप सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान पूर्वक पढ़ते रहो और उसको थोड़ा थोड़ा नोट कर लिया करो रफ कॉपी में। जो अपने नोट्स बनाओगे आप, उसको हम जब PDF डाल देंगे उसके बाद नोट्स बनाया करो, क्योंकि उसके बाद कुछ वक्त मिल जाता है उसके बाद में आपको ये तैयार करने के लिए। तो ऐसा क्या करो, डायरेक्ट नकल ना क्या करें आप जो धीरे धीरे जो वक्त यानी कि जो नोट्स बनाओगे जब आप, तो उसमें कुछ चीज़ों को आप याद करके नोट्स बनाया करो। क्या एक निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, तब उन आवेशों पर लगने वाला लगने वाला कुल बल अन्य आवेशों के लगने वाला कुल बल अन्य आवेशों पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यदि एक निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, तब उन आवेशों पर लगने वाला कुल बल अन्य आवेशों पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये क्या है, ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। आप चित्र के बारे में लिखेंगे, क्या माना Q1, Q2, Q3, या लिख दें, माना Q1 पर Q2, Q3
Q4, ये लिखेंगे बेटा, इसमें ऐसा करिए, थ्योरी आप वैसा बनाइए। यहाँ से ध्यान दे, Q1 Q2 इनके बीच की जो दूरी होगी वो R12 होगी। ये कितनी होगी? 13 होगी, 14, 145, ये तक होगी बेटा, 15, R1 16, 17, 1N। ये डिस्टेंस इनके मध्य में यही डिस्टेंस होगी। देखिए, आप इस पर क्या मान लीजिए, वेक्टर डायरेक्शन ले लीजिए। लिखेंगे यहां से, ध्यान दे, माना Q1 पर Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट 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 Qn के द्वारा लगने वाले बल क्रमशः F12 वेक्टर, 21 वेक्टर, सॉरी, वन टू 13 वेक्टर, 14 वेक्टर है। जब हम क्रमशः में लिख रहे हैं तो ये हम बात में करना है। ये कितने हैं? माना Q1 पर Q2, Q3, Q4, Q5, Qn के द्वारा लगने वाले बल क्रम से F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F14 वेक्टर हैं। मैंने कहा था सदिश योग के बराबर होता बेटा। कुल बल कितना? F बराबर होगा F12 वेक्टर के, 13 वेक्टर के, 14 वेक्टर के, 1n वेक्टर। इसके बाद F की वैल्यू हमें चाहिए, तो इनके मध्य कितना बल लगेगा ये आप भली भांति जानते हैं। F12 अभी मैंने बताया है, 1/4 तो सभी में कॉमन होता है, इसे आप कॉमन कर लीजिए और ब्रैकेट में देखिए आप कितना बल लगाएंगे। Q1 Q2 ऊपर R12 स्क्वायर और R12 का एकांक प्लस Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर और R एकांक। इसी प्रकार से आप कंडीशन करते चले जाइए। कितना हो जाएगा यहाँ से? Q1 Qn R1n स्क्वायर और R1n का कैप। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? यही जो बल है ये किसको शो करता है? अध्यारोपण के सिद्धांत को।
तो इसमें यहाँ पर लिख लेंगे आप अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, जो बच्चे स्क्रीन शॉट लेना चाह रहे हैं, अभी ही नोट करना चाह रहे हैं, वो करिए। ध्यान दें, थोड़ी सी हम कंपेयर कर लेते हैं नेक्स्ट में। क्या तथा बल में समानताएं देखेंगे इन दोनों बलों में। आप दोनों बलों में समानताएं देखेंगे कि कूलाम बल क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और जो गुरुत्वाकर्षण बल भी पढ़ा था आपने, कितना पढ़ा था, वो द्रव्यमानों के बीच लगता था, दूरी फिर भी सेम होती थी इसके तरीके से। तो ये किसका पालन करते हैं सबसे पहले, कि दोनों बल, सबसे पहली कंडीशंस में हमने दोनों में कंपेयर किया, निकल कर आती है कि ये दोनों बल, ये दोनों बल नियम का पालन करते हैं। ये दोनों बल स्थिर रहते हैं ना, संरक्षी होते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, ये सेंटर यानी केंद्र की ओर, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो किधर की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है, दोनों की मिडिल की ओर, क्योंकि Q1 व Q2 उनके बीच की दूरी है जो मध्य बिंदु है उसकी तरफ। इन दोनों बलों की दिशा केंद्र की ओर होती है, कि और होती है। इसके बाद असमानताएं देख लीजिए। नंबर एक असमानता क्या है इसमें दोनों में, देखिए असमानता क्या होगी दोनों में, कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। जबकि कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। सबसे पहली तो कंडीशन ये।
गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि कूलॉम बल आकर्षण व प्रतिकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों का होता है। देखिए दूसरे में कूलॉम बल की जो गति होती है वो तीव्र होती है किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से। लिखेंगे स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से तीव्र होते हैं। एक कंडीशन और लिख देंगे। एक कंडीशन यहाँ पर क्या देंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल पर माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन स्थिर वैद्युत बल पर माध्यम का प्रभाव पड़ता है। बल पर माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि स्थिर वैद्युत बल पर प्रभाव पड़ता है। इसका माध्यम का। ठीक है, ये दोनों नियमों में क्या हो गई? कूलॉम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या हो गई? समानताएं हो गई। और क्या हो गई? ये असमानताएं हो गई। उसके बाद नींद तो नहीं आ रही है बच्चों? जैसे नींद आ रही होगी वो अपना खुद ही लेफ्ट हो गया होगा। कितने लाइव है भाई? कंफर्म कीजिए कितने लाइव हैं, अटेंडेंस लीजिए इनकी। इसके बाद अगला टॉपिक करना है हमें, वो क्या है? सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। सतत का मतलब है समान रूप से क्या? आवेश का वितरण, यानी कि आवेश समान रूप से आवेश वितरित करना। बात बताओ, ये वस्तु है, इस वस्तु पर मैंने आवेश जो है समान रूप से, एक समान रूप से संपूर्ण वस्तु पर हमने आवेश वितरित कर दिया। तो इस क्रिया को मैं क्या कहूंगा? इस क्रिया को मैं क्या कहूंगा? इस क्रिया को कहूंगा मैं सतत आवेश वितरण। ध्यान दें, क्या हो जाएगी परिभाषा? बहुत सिंपल परिभाषा। यदि किसी वस्तु पर एक समान रूप से
यदि किसी वस्तु पर एक समान रूप से आवेश रूप से संपूर्ण आवेश वितरित किया जाता है तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर एक समान रूप से संपूर्ण आवेश वितरित कर दिया जाता है तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब सतत आवेश वितरण जो है वो होती कितने प्रकार की है? सतत आवेश वितरण होती कितने प्रकार की है? देखिए, वस्तु पर 3 प्रकार से आवेश वितरित किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। क्या लिखेंगे? प्रकार से आवेश किया जा सकता है। नंबर 1 रेखीय आवेश। पहली प्रक्रिया को रेखीय आवेश वितरण कहेंगे, दूसरी को कहेंगे पृष्ठीय तीसरी को कहेंगे आवेश वितरण। इन 3 कंडीशनों में आवेश को क्या किया जा सकता है? वितरित किया जा सकता है। अब हम तीनों में किस प्रकार से वितरित करेंगे, क्या घनत्व होगा इनका? भाई देखिए, आवेश वितरण में क्या है, अगर मान लो किसी वस्तु को की प्रति एकांक लंबाई पर, यदि किसी वस्तु की या संपूर्ण लंबाई पर आवेश वितरित कर दिया जाए तब इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। दूसरा, यदि किसी वस्तु के संपूर्ण क्षेत्रफल पर, पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल, यदि किसी वस्तु के संपूर्ण क्षेत्रफल पर आवेश वितरित कर दिया जाए तब इस क्रिया को कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरा, यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित कर दिया जाए तब इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आयतनीय आवेश वितरण। आई समझ में? देखिए, रेखीय आवेश वितरण में एक बात का और ध्यान रखेंगे, इसमें एक परिभाषा निकल के आएगी। क्या? रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी, इसी के आधार पर होगी, यदि किसी वस्तु की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश वितरित कर दिया जाए तब उस वस्तु के वितरित आवेश तथा प्रति एकांक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं।
इसी प्रकार यदि किसी पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या लिखेंगे, यदि किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर संपूर्ण आवेश वितरित कर दिया जाए तब इस क्रिया को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। दूसरा, यदि किसी वस्तु के आयतनीय पृष्ठ घनत्व में, यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित कर दिया जाए तब उस आवेश तथा उस वस्तु के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, आयतनीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो ये तीनों परिभाषाएं, तीनों के बारे में किस प्रकार से वितरित करना है, इनके बारे में हम जो बात करेंगे। आज समय समाप्त हो रहा है आज का, और हम इसकी बात कल के समय में सेशन में करेंगे। कल सुबह 5:15 पर आज ही की तरह सभी बच्चे फिर कल सुबह लाइव रहेंगे। बेटा आज आपकी 3 बजे से मैथ की जो क्लास है वो कंटिन्यू चलेगी। कल जो हमारे आदरणीय गुरुजी थे कमलजीत सर, उन्हें एक आवश्यक कार्य लग जाने के कारण इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया था। तो इसी क्रम में बायोलॉजी की क्लास भी कंटिन्यू चलेगी 4 बजे से। दोपहर 3 बजे से मैथ की क्लास है आपकी, 4 बजे से बायोलॉजी की है, 6 से 7 आपकी इंग्लिश की क्लास है, जो हमारे बहुत अच्छे गुरुजी यानी कि काबिल गुरुजी हैं मूलचंद सर, वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। और इसी क्रम में 7 बजे से आपकी एक धमाकेदार क्लास जो रहती है, वो केमिस्ट्री की क्लास तो वो रहती ही है बेटा, उस क्लास को भी मत छोड़ना आप। हमारी जो भी क्लास है उस क्लास को बिल्कुल छोड़कर ना चलें। वह टारगेट ये रह जाना है हमारा कि 10 दिसंबर तक कोर्स फिनिश, उसके बाद 2 माह हमारी क्या होनी है, प्रॉपर तरीके से तैयारी होनी है। हमें बेटा, हमें इस साल 2026 की परीक्षा में हमारे सेंटर से के अधिकांश बच्चों को जिले में नाम लाना है अपना। टारगेट ये बना लीजिए। उसके लिए हमसे जितनी मेहनत होगी हम आपके लिए करेंगे, उससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपने समय का सदुपयोग करें। अगर आपके पास फ़ोन है, घर वाले फ़ोन दे रहे हैं, तो उस फ़ोन को आप सिर्फ पढ़ने में यूज़ करिए, इधर उधर की रीलें देखने में। रीलें तो बहुत देखी होंगी अब से पहले छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियों में फ़ोनों पे क्या कर रहे हो, रीलें देख रहे हो, और क्या करोगे। लेकिन अधिकांश बच्चे फ़ोन का गलत मिसयूज करते हैं आज की डेट में। लेकिन बेटा हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें फ़ोन का मिसयूज नहीं करना है, हम फ़ोन का यूज करना बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद।